हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल मैट्रिसेस के बारे में। और यूनिटरी मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो वो नॉर्मल मैट्रिक्स होती हैं और वो क्या होता है, ऑर्थोगोनल की ही एक्सटेंशन होती है, राइट। अगर हम मैट्रिक्स की एंट्रीज रियल नंबर से ही लेते हैं तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो होंगी वो किसके साथ ओवरलैप करेंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज जैसे कि उसकी रोज जो है वो ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाती है, कहाँ पर रियल में, तो उसी को आप कॉम्प्लेक्स में ले जाओ। तो मतलब जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसकी रोज जो है वो ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाएंगी कॉम्प्लेक्स फील्ड पर। जब आप इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हो तो स्टार का यूज करते हो, मैंने बताया था उस क्लास में भी। ठीक है, तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनैलिटी से आप मतलब एक्सटेंड करके ला सकते हो और कुछ प्रॉपर्टीज आप नॉर्मल मैट्रिक्स में कवर हो जाएंगी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, आज हम कवर करेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ब्रॉड हमारी कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारी काफ़ी सारी जो क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं वो आ जाती है, वो इसके अंदर ही आती है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ए, उसको हम नॉर्मल कहेंगे अगर ए स्टार ए जो है वो ए स्टार के बराबर हो, यानी कि ए और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपस में क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। मात्र कम्यूट करना ही इनफ है एक मैट्रिक्स को नॉर्मल मैट्रिक्स कहने के लिए। ठीक है, वहीं अगर ए की जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही हो, रियल नंबर के सेट से आ रही हो, मतलब सभी जो उसके अंदर हमारी एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो उस केस में हमारा जो ए स्टार है वो किसके बराबर हो जाता है, ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, क्योंकि कॉन्जुगेट का असर नहीं पड़ता। रियल एंट्रीज के लिए कॉन्जुगेट वही वैल्यू रखता है, कॉन्जुगेट जो है वो ए के बराबर ही आ जाता है। तो अगर हमारी एंट्रीज रियल नंबर है तो उस केस में आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है, तो वही हमारी क्या बन जाती है, नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर वहीं कम्यूट करके ये किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो हमारी यही क्या बन जाती है, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, और यही यूनिटरी मैट्रिक्स को जब आप रियल एंट्रीज पर ले जाओगे तो हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं, क्योंकि स्टार किस में रिड्यूस हो जाता है, ट्रांसपोज में। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी को आप एक्सटेंड कर दोगे कॉम्प्लेक्स पे तो यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई इसके जो रोज हैं या जो कॉलम्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रोज इकट्ठा की तो वो ऑर्थो नॉर्मल सेट बनाती हैं। और ऑर्थो नॉर्मल सेट का क्या मतलब था कि इंडिविजुअल का जो नॉर्म है वो 1 आ रहा था, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो डिफरेंट नॉर्म का तो वो हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, ये किसका था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो इसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स का भी आ जाएगा कि भाई नॉर्म 1 होगा, यहाँ पर नॉर्म किससे डिफाइंड होगा, यहाँ इससे डिफाइंड होगा। ठीक है, नॉर्म 1 होगा मतलब R1 स्टार R1 क्या होगा, 1 होगा। ओके, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। और हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल होंगी, मतलब कि अगर मैं R1 और R2 का डॉट प्रोडक्ट करूंगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, R1 स्टार R2 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अब यूनिटरी और नॉर्मल की डेफिनेशन में क्या अंतर था कि यूनिटरी में तो ये कम्यूट करके किसके बराबर हो जा रहे थे, आइडेंटिटी के बराबर हो जा रहे थे, लेकिन नॉर्मल में वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होंगे। तो क्या हम यहाँ पर भी कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई कंडीशन हटा दे तो यहाँ पर भी कुछ हम सेट ऑफ रोज और सेट ऑफ कॉलम्स के बारे में बोल सकते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, कि भाई चल तुम नॉर्म 1 वाली कंडीशन हटा दो, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा था तो ठीक है, ये इंट्यूशन आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा था तो नॉर्म 1 आ रहा था, R1 R2 R3 का, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का। चलो तुमने बोला कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो चलो ऑर्थोगोनैलिटी तो रहने दो, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल मैट्रिसेस के केस में तो ना ऑर्थोगोनैलिटी रह पाती है, ना मतलब ना नॉर्म 1 जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमें बोला गया है कि ए नॉर्मल मैट्रिक्स है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सेट ऑफ रोज है वो ऑर्थोगोनल सेट बना रही हो या रो का आपका नॉर्म 1 हो। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन अपना दूर कर लेना कि भाई हमने सिर्फ आइडेंटिटी ही हटाई है तो क्या हुआ, अभी भी रोज हमारी ऑर्थोगोनल होंगी, नहीं। ऑर्थोगोनैलिटी भी इस आइडेंटिटी की वजह से आ रही थी, ये हमने पूरा मैट्रिक्स लिखकर पिछली बार देखा था। क्या आ रहा था हमारे पास, ए स्टार या ए स्टार ए जब आप निकालोगे तो जो ये वाली एंट्रीज थी, यहाँ पर तो डायगोनल एंट्रीज हो गई, ये जो एंट्रीज थी ये 0 के बराबर आ रही थी और यहीं से ये रिजल्ट आया था कि आपस में परपेंडिकुलर। और यहाँ पर हमने बोल दिया कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट करके, तो कहाँ से आप बोल देंगे कि ऑर्थोगोनल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स के कि नॉर्मल मैट्रिक्स कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल कि क्या जीरो मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। नॉर्मल मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि भाई क्या होना चाहिए, सिर्फ ए और ए स्टार कम्यूट करना चाहिए। तो अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स का स्टार अगर हम करेंगे तो भी जीरो मैट्रिक्स आएगी। तो जीरो और जीरो स्टार क्या आपस में कम्यूट करेंगे, जीरो जीरो आपस में कम्यूट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो जीरो मैट्रिक्स क्या नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, यस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी का स्टार भी क्या होगा, आइडेंटिटी ही होगी। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी आइडेंटिटी के साथ कम्यूट करती है, हाँ करती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिसेस जो इसका एग्जांपल बन जाती हैं। सबसे पहले आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप वीडियो चेक कर सकते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिसेस, क्या एंट्रीज हम कॉम्प्लेक्स से लेकर चलते हैं इन जनरल, तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि ए का जो स्टार है मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर ही आना चाहिए। तो अब ए का स्टार ए ही आ गया, अब मैट्रिक्स खुद के साथ तो कम्यूट करेगी,
ठीक है, खुद से भी कम्यूट ना करेगी तो बताओ किससे बातचीत करेगी। ठीक है, तो ए अपने साथ तो कम्यूट करेगा, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इसकी जगह ए स्टार रख दो, एक बार इसकी जगह ए स्टार रख दो, दोनों बराबर ही आएंगे। तो यहाँ पर भी ये कम्यूट कर जाती है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है, हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स हर्मिशियन हो ये जरूरी नहीं है। हर एवरी नॉर्मल मैट्रिक्स हर्मिशियन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर्मिशियन इज अ सब क्लास ऑफ नॉर्मल मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन आ गया। अब हमने बोला स्क्यू हर्मिशियन, अगर स्क्यू हर्मिशियन की बात करें तो वो कौन सी मैट्रिक्स थी, जो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए आई, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए के बराबर है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी। तो ए खुद के साथ कम्यूट करेगा, माइनस ऑफ ए के साथ भी कम्यूट करेगा, माइनस बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाती है, मतलब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी यही होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो स्क्यू हर्मिशियन भी है और हर्मिशियन भी है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कुछ ना मिले तो जीरो मैट्रिक्स सोच लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स को ही जब हम एंट्रीज रियल से लेकर आएंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाएगी, सही कि नहीं? बिल्कुल। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कह रही है कि ए स्टार ए के बराबर, हम बोल रहे हैं कि एंट्रीज रियल से ही आ रही है, रियल से ही आ रही है तो कॉन्जुगेट तो कुछ फर्क डालेगा नहीं, ए कॉन्जुगेट ए के बराबर ही हो जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मतलब एंट्रीज हमारी रियल से आ रही है। और सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बोला गया है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंट्रीज रियल है। तो ए स्टार ए, क्या ए स्टार के बराबर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्टार किस में रिड्यूस होगा? ए ट्रांसपोज ए में रिड्यूस हो जाएगा। और हमने देखा ए ट्रांसपोज तो ए के बराबर ही है और मैट्रिक्स के साथ तो कम्यूट करती ही है। ठीक है, तो इस तरह हमारी रियल सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर सिमिलरली आप रियल स्क्यू सिमेट्रिक की बात करोगे जिसमें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो वो भी हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाती है। अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करोगे तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो जब हम ये लिख रहे हैं तो ये तो कंडीशन है ही ना, ए ट्रांसपोज के साथ तो कम्यूट कर ही रहा है ना। और ऑर्थोगोनल के केस में हमारी एंट्रीज कहाँ से आ रही थी? रियल से आ रही थी, तो ए स्टार जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिक्स अगर हमने देखा, अभी डिफाइन किया कि ए स्टार ए जो है वो ए स्टार के बराबर है, बराबर आइडेंटिटी है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये हमें दे रही है कि नॉर्मल है। ठीक है, ओके, तो ये सभी जो मैट्रिक्स है ये नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाती है। अब जो भी रिजल्ट नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा वो इन सभी मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे जो रिजल्ट देखेंगे। अब क्या कोई और एग्जांपल बना सकते हो? हाँ, और कोई एग्जांपल बना सकते हो। यूनिटरी मैट्रिक्स आपने ली, उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लो, वो भी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी ना। सपोज मैंने मैट्रिक्स ले ली हमारी 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2, ये क्या हमने डिस्कस किया था, ये 2x2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो नॉर्म 1 आ रहा है इसका, और जो रोज है वो आपस में ऑर्थोगोनल है। ठीक है, इसका अगर मैं कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये √2 माइनस √2 तो आप ये चेक करो कि ये नॉर्मल है कि नहीं। इसका स्टार क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारी एंट्रीज रियल से हैं तो स्टार ट्रांसपोज के बराबर ही आ जाएगा, तो वो खुद ये आ जाएगा। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखोगे कि आप ये दोनों कम्यूट कर रही होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा √2 इंटू √2 √2 इंटू √2, तो 2 और 2 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो -2 आएगा एक जगह और एक जगह 2 आएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 0 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये हमने इसको इसके साथ, मतलब इसको आगे रखा, पहले रखा और इसको बाद में रखा, उल्टा करोगे तो भी आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स या स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका क्या बन जाता है, नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ओके, देखो जैसे ए हमारे पास था और वो दिया गया है कि यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ये रिजल्ट है कि ए स्टार जो है वो ए स्टार ए के बराबर है, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। अब हमने इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लिया, तो सी ए और सी ए का स्टार हम बात करें अगर, तो ये क्या बनेगा, सी कॉन्जुगेट ए स्टार। ठीक है, यही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी कॉन्जुगेट ए स्टार बन जाएगा। ए स्टार तो आइडेंटिटी है, तो ये हमेशा क्या आएगा, मोड सी स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आएगा। आपने जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उसका मॉड्यूलस निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, टाइम्स आइडेंटिटी आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करके आ जाएगा। और ये ए स्टार किसके बराबर आएगा, ए स्टार ए के भी बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि सी ए जो है वो सी ए स्टार के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। आप इसको पूरा सॉल्व करके ये वाला भी सॉल्व कीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाओगे आप? क्या कीजिए, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, उससे भी आपके पास क्या आ जाएगी, एक नॉर्मल मैट्रिक्स आ जाएगी। ये चेक कीजिएगा ये आपके पास नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरह भी आप नॉर्मल मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, आपने बहुत बार सुना होगा कि नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए एक रिजल्ट आता है कि उसकी जो ith रो की लेंथ है वो ith कॉलम की लेंथ के क्या होती है, बराबर होती है। कैसे होती है, कैसे आया ये रिजल्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ith रो की लेंथ ith कॉलम की लेंथ के बराबर होती है। ये रिजल्ट कैसे आया देखते हैं। हमारा पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि ए अगर नॉर्मल मैट्रिक्स दी गई है, इफ ए इज नॉर्मल यानी कि
हमारे पास क्या दिया गया है कि ए स्टार जो है वो ए स्टार ए के बराबर है। तो ये कह रहा है कि अगर ए नॉर्मल है तो नॉर्म ऑफ ए एक्स जो है वो नॉर्म ऑफ ए स्टार एक्स के बराबर हो जाता है। अब नॉर्म हमने डिफाइन किया था कि नॉर्म ऑफ एक्स या फिर वी कॉम्प्लेक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स स्टार एक्स ऐसे करके डिफाइन करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास 9। क्लियर है? ओके। तो हमें ये दिया गया है और हमें ये दिखाना है। अच्छा, तो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो हमें दिया गया है इसके साथ डील करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्टार से प्री मल्टीप्लाई और एक्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर है एक्स स्टार ए एक्स। ठीक है, अब ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ए एक्स का स्टार दिख रहा है, स्टार उल्टा खुलेगा एक्स स्टार ए स्टार। ठीक है, और यहाँ पर ए एक्स, और ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्स स्टार ए स्टार एक्स लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया दिख रहा है, यहाँ पर ये बन गया हमारे पास नॉर्म ऑफ ए एक्स का स्क्वायर। सही बात है? ठीक है, अब इधर आ जाओ। इधर तुम देखोगे अगर तो ए स्टार एक्स का स्टार क्या आएगा, एक्स स्टार ए स्टार स्टार यानी ए आ जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्टार एक्स का कॉन्जुगेट दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्टार एक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए स्टार एक्स दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये क्या बन गया, वेक्टर है और उसके स्टार से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये क्या है, नॉर्म ऑफ ए स्टार एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। यहां से हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर बराबर है नॉर्म ऑफ ए स्टार एक्स के होल स्क्वायर से। स्क्वायर बराबर है स्क्वायर रूट कर दो, तो नॉर्म ऑफ ए एक्स जो है आपका बराबर हो जाएगा नॉर्म ऑफ ए स्टार एक्स के। ठीक है, क्लियर है? अगर नॉर्मल दिया गया है तो ए एक्स का जो नॉर्म है वो ए स्टार एक्स के नॉर्म के बराबर होगा। और एक्स कुछ भी वेक्टर हो सकता है, एक्स इज एनी वेक्टर। ए अगर हमारी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ है, और एक्स हमने सी एन से लिया है। ठीक है, तो ये फॉर ऑल एक्स आ जाएगा। अब उल्टा देखते हैं, क्योंकि हमने बोला था इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्या है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो अब उल्टा देखते हैं, अगर ए एक्स का जो नॉर्म है वो ए स्टार एक्स के नॉर्म के बराबर दे रखा है तो क्या ए नॉर्मल हो जाएगा। तो ये अब इस तरफ का देखते हैं, हमें क्या दिया गया है कि ए एक्स का जो नॉर्म है वो ए स्टार एक्स के नॉर्म के बराबर है। तो स्क्वायर कर दो, उसको खोल दो। अब क्या ये बन जाएगा, ए एक्स का जो स्टार है इंटू ए एक्स वो किसके बराबर दिया गया है, ए स्टार एक्स के स्टार इंटू ए स्टार एक्स के बराबर दिया गया है। यहाँ पर इसको खोलोगे तो ये एक्स स्टार ए बन जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा। इस तरफ क्या आ जाएगा, एक्स स्टार ए स्टार एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको एक तरफ लेकर आइए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्टार ए एक्स माइनस एक्स स्टार ए स्टार एक्स। इसके बराबर दिया गया, 0 के बराबर दिया गया है। अब हम आगे से एक्स स्टार कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें ये क्या दिया गया था कि ये है दोनों बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सी एन। ठीक है, सी एन से आने वाले हर एक वेक्टर के लिए ए एक्स का नॉर्म ए स्टार एक्स के नॉर्म के बराबर दिया गया था। तो इन सभी में हम फॉर ऑल एक्स काम कर रहे थे, मतलब ये जो इक्वेशन है ये भी ट्रू है फॉर ऑल एक्स। सभी एक्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है कि एक्स स्टार ए माइनस ए स्टार एक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, एक्स कोई भी सी एन से आ सकता है। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपकी ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए, क्योंकि ये सभी वेक्टर्स को कहाँ भेज रही है, 0 पर भेज रही है। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपकी अंदर वाली मैट्रिक्स क्या बन जाए, 0 मैट्रिक्स बन जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार ए किसके बराबर है, ए स्टार के बराबर है, मतलब ए आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आई कि अगर ए नॉर्मल दिया गया है तो ए एक्स का जो नॉर्म है वो ए स्टार एक्स के नॉर्म के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल एक्स। सिमिलरली अगर नॉर्म बराबर दिया गया है तो ए नॉर्मल हो जाएगा। और इसी का यूज करके हम ये बताएंगे कि जो ith रो की लेंथ है नॉर्मल मैट्रिक्स में वो ith कॉलम की लेंथ के बराबर होती है। अब ये देखो कैसे आया, तो शुरू करते हैं। हमें क्या रिजल्ट पता है कि अगर ए हमें नॉर्मल दी गई है तो उस कंडीशन में ए एक्स का जो नॉर्म है वो बराबर हो जाता है ए स्टार एक्स के नॉर्म से, बराबर हो जाता है फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। कहां से, सी एन से। अगर सभी एक्स के लिए, सभी वेक्टर्स एक्स के लिए है जो सी एन सारे एन टपल के वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं ई आई कंसिडर करूं, ई आई से मेरा क्या मतलब है, ई आई से मेरा मतलब है कि इसमें ith पोजीशन पे 1 है, बाकी सारी पोजीशन पे क्या है, बाकी सारी पोजीशंस पे 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ई आई वेक्टर की बात करूं, तो मुझे बताओ कि अगर मैं ए को ई आई से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को सपोज मैंने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 0 2 1 2 5 3 4 3 5 -1। ठीक है, ये मेरी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब मैं कह रही हूँ कि मैं इसको ई आई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ई आई मतलब ith पोजीशन पर 1 है। अब ये जो ई आई मैं ले रही हूँ इसमें भी n ही टपल्स है। ठीक है, तो आई जो है वो मैक्सिमम n तक ही जा सकता है, 1 से लेकर n तक ही हो सकता है। ओके,
तो यहाँ पर मेरा 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जो है E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा। E1 में फर्स्ट पोजीशन पर 1 होगा, E2 में सेकंड पोजीशन पर 1 होगा और E3 में थर्ड पोजीशन पर 1 होगा। तो एक उठाकर देख लेते हैं इनमें से। मान लीजिए मैंने E2 उठा लिया, मतलब सेकंड पोजीशन पर 1 है। तो अगर मैं मैट्रिक्स को E2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? ये क्या है? ये इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेकंड कॉलम आ जाएगा। ठीक बात है, समझ आया? इसका मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स को EI से मल्टीप्लाई करती हूँ, EI कैसे निकाला, ठीक है, ए हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ith कॉलम मिल जाएगा। किसका? ए का ith कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस मैट्रिक्स का क्या कर देती हूँ, ट्रांसपोज कर देती हूँ। एंट्रीज जो है हमारी रियल से हैं, तो भाई ट्रांसपोज ही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। सही बात है। मैं इसका क्या कर रही हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 1 3 0 2 5 2 5 -1। ठीक है, अब मैं इसको सेम E2 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब मुझे क्या मिलेगा? मुझे फिर से इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मिलेगा। लेकिन इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम है, वो जो हमारी ए मैट्रिक्स थी उसकी क्या थी? सेकंड रो थी। क्या थी? सेकंड रो थी। सही बात है। और हमने यहाँ पर क्या किया था? सिर्फ ट्रांसपोज किया था। तो अभी मुझे बताइए कि अगर मैं ए स्टार को EI से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या देगा? ये मुझे देगा ith कॉलम। किसका देगा? ith कॉलम देगा ए स्टार का। ठीक है, लेकिन ए स्टार का जो ith कॉलम है वो कैसे बना होगा? वो ith रो जो रही होगी, ith रो जो रही होगी किसकी? ए की, उसका कॉन्जुगेट किया होगा और वो हमारा ith कॉलम बना होगा ए स्टार का। ठीक है कि नहीं? उस प्रोसेस पर ही काम कर रहे हैं हम। ए से ए स्टार पर कैसे गए थे, तो ए स्टार की कॉलम या रोज कैसे बनी होंगी। ठीक है, ए स्टार EI क्या दे रहा था? ith कॉलम दे रहा था। किसका? ए स्टार का। तो ith कॉलम ए स्टार का कैसे बना होगा? ए की जो मैट्रिक्स है उसमें जो ith रो रही होगी उसकी जो एंट्रीज हमका कॉन्जुगेट करके हमने ए स्टार का ith कॉलम बनाया होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इस रिजल्ट पे आ जाओ। ये रिजल्ट क्या कह रहा था? ये रिजल्ट कह रहा था कि भाई नॉर्म ऑफ AX जो है वो ए स्टार x के बराबर है फॉर ऑल x। तो मैं x की जगह पर यहाँ पर स्पेसिफिक क्या रख देती हूँ? EI रख देती हूँ, क्योंकि मुझे किस पर बात करनी है? मुझे मैट्रिक्स की रोज और कॉलम की लेंथ के बारे में बात करनी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर मैंने EI रख दिया तो यहाँ पर भी ये किसके बराबर हो जाएगा? ए स्टार EI के बराबर हो जाएगा, इसके नॉर्म के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। ये क्या दे रहा होगा? नॉर्म क्या दे रहा होता है? उस वेक्टर की लेंथ दे रहा होता है, मैग्नीट्यूड दे रहा होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे? AI जो वेक्टर आया होगा उसकी लेंथ दे रहा होगा। और ये क्या आ रहा है? ये मेरा ith कॉलम आ रहा है। किसका आया? मैट्रिक्स ए का आया। तो ये मुझे ith कॉलम किसकी? मैट्रिक्स ए के ith कॉलम की क्या दे रहा है? लेंथ दे रहा है। सही मतलब? अब इस पर आ जाओ। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ith रो जो है किसकी? ए की, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। यही था ना, ए स्टार EI क्या आया था? ith रो ऑफ ए का कॉन्जुगेट आया था और उसकी लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है V, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कि V स्टार V करके ये मेरे पास नॉर्म ऑफ V का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर V की लेंथ ही हो जाएगी। अब मैंने वेक्टर का कर दिया कॉन्जुगेट। वेक्टर का क्या कर दिया? कॉन्जुगेट। मतलब मुझे किसकी चाहिए? अब V कॉन्जुगेट की लेंथ की बात करनी है। तो क्या होगा? V कॉन्जुगेट और फिर V कॉन्जुगेट का स्टार। ठीक है, तो इसकी क्या बनेगी? ये बनेगा लेंथ ऑफ V कॉन्जुगेट। तो मुझे बताओ कि क्या कुछ फर्क होगा कि ये दोनों बराबर होंगे? ये मेरा सवाल है। तो देखो, जैसे मैंने लिया 1 और I का ट्रांसपोज, ये मेरा C2 मतलब R2 जैसे होता है C2 का एक एलिमेंट हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। अगर मुझे इसका नॉर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका नॉर्म आ जाएगा दिस, मतलब 1I, और इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि क्या आ जाएगा? 1 -I। इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करके मेरा जो आएगा उसका रूट करना पड़ेगा नॉर्म निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा? 1I² इज -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 यानी √2 आ जाएगा। वहीं अगर मैं इस वेक्टर का कॉन्जुगेट कर दूं यानी 1 -I हो जाएगा। अब इसका नॉर्म क्या आएगा? अब भी इसका नॉर्म क्या आएगा बताओ? अब भी इसका नॉर्म √2 ही आएगा। ठीक है, तो वेक्टर का और उसके कॉन्जुगेट का नॉर्म क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ith रो जो थी ए की, उसके कॉन्जुगेट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यही हमारा ए की ith रो के लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहीं से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जो मैट्रिक्स ए है उसके ith कॉलम की लेंथ जो होगी वो उसकी ith रो की लेंथ के बराबर हो जाएगी। और लेंथ का क्या मतलब है? यहाँ से नॉर्म से ही है कि अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास सपोज ऐसे दी गई है 1 -1 1 1, ऐसी अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसकी जो ith रो है, सपोज यहाँ पर हम फर्स्ट रो की बात करें, जो फर्स्ट रो का जो नॉर्म आएगा, फर्स्ट कॉलम का नॉर्म भी वही आएगा। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको रिजल्ट 1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट हमारा कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है अगर वो नॉर्मल है तो वो यूनिटरली डायगोनलाइजेबल होगी, और यूनिटरली डायगोनलाइजेबल है तो वो नॉर्मल होगी। यूनिटरली डायगोनलाइजेबल का क्या मतलब है कि उसको डायगोनलाइज किया जा सकेगा। और जब हम उसको डायगोनलाइज करेंगे, मतलब डायगोनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मैट्रिक्स ए जो है वो सिमिलर हो रही होगी किसी डायगोनल मैट्रिक्स की, तो वो डायगोनलाइजेबल है। और ये डायगोनलाइज करने के लिए हमारे पास मतलब ए को डी के सिमिलर मतलब बराबर इक्वालिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स पी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए किसके बराबर हो जाता है, पी डी पी इनवर्स के बराबर हो जाता है। तो ये मैट्रिक्स जो पी बनेगी, अगर ए नॉर्मल है तो ये पी क्या बनेगी, एक यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी मतलब इसमें जो पी बनती कैसे है, आइगन वेक्टर्स की सहायता से बनेगी, मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स की सहायता से बनेगी। तो ये जो पी के जो रोज होंगे या जो कॉलम्स होंगे, कॉलम्स में आइगन वेक्टर्स रखते हैं, तो वो क्या बना रहे होंगे, ऑर्थो नॉर्मल सेट बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, ऑर्थो नॉर्मल सेट बना रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब आइगन वेक्टर्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑर्थो नॉर्मल सेट बन जाएगा, तभी ये यूनिटरी डायगोनलाइजेबल है। और ये कहाँ से आएगा रिजल्ट, आगे हम एक रिजल्ट करेंगे वहीं से इसका भी आ जाएगा हमारे पास, कि दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर्स निकालेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए, तो वो क्या होते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ग्राम श्मिट प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर है कि अगर नॉर्मल है तो यूनिटरली डायगोनलाइजेबल होगी, और यूनिटरली डायगोनलाइजेबल है तो वो नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी ए ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सभी एंट्रीज रियल से आ रही हैं, तो उस केस में हम डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे कि वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, ए नॉर्मल है लेकिन उसकी एंट्रीज रियल से आ रही हैं, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल पाएंगे डायगोनलाइजेबल हो जाएगी ओवर आर, क्योंकि एंट्रीज रियल से आ रही हैं तो वो मोस्टली केसेस में डायगोनलाइजेबिलिटी आर पर ही पूछेगा। तो वो कब डायगोनलाइजेबल होगी, जब उसकी जो आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो रियल से ही आ रही होंगी, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी आइगन वैल्यूज रियल से ना आए, ठीक है, तो उस केस में वो डायगोनलाइजेबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि गिवन दैट ए इज नॉर्मल एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, हमें लैम्डा आइगन वैल्यू दी गई है, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा, और एक्स हमारे पास एक्स हमारे पास एक क्या होगा, नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा एक, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये बोल रहा है कि जो लैम्डा कॉन्जुगेट है वो आइगन वैल्यू बन जाएगा ए स्टार का, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वेक्टर एक्स। ठीक है, आइगन वेक्टर सेम रहेगा, और हमारा जो लैम्डा कॉन्जुगेट है वो ए स्टार का क्या बन जाएगा, आइगन वैल्यू बन जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार एक्स किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स के बराबर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, ए माइनस लैम्डा इस तरफ आएगा ये, तो ए माइनस लैम्डा आई टाइम्स एक्स जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, इसका स्टार क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई स्टार क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्टार माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट आई स्टार इज आई। सही बात है, ओके। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये नॉर्मल है या नहीं, पहला सवाल, ए माइनस लैम्डा आई क्या नॉर्मल मैट्रिक्स है या नहीं, देखते हैं। ये और इसका कॉन्जुगेट ए स्टार माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सॉरी निकाल के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा यहाँ से, माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट ए आ जाएगा, माइनस लैम्डा ए स्टार आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस मोड लैम्डा स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक है, अगर हम उल्टा लिखेंगे, यानी ए स्टार माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट आई इंटू ए माइनस लैम्डा आई निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास ए स्टार ए आ जाएगा, माइनस लैम्डा ए स्टार आ जाएगा, माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट ए आ जाएगा, और हमारे पास प्लस मोड लैम्डा स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगा। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, और ए नॉर्मल दी गई है तो ये भी बराबर है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ए माइनस लैम्डा आई क्या है हमारे पास, नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स है तो हमारा जो रिजल्ट 1 है उस हिसाब से क्या आ जाएगा कि ए माइनस लैम्डा आई जो है एक्स, इसका जो नॉर्म है वो किसके बराबर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ ए माइनस लैम्डा आई का स्टार इंटू एक्स की नॉर्म के बराबर आ जाएगा। और ये जो नॉर्म है ये क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, इसका मतलब कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ ए माइनस लैम्डा आई स्टार एक्स क्या आ गया, नॉर्म 0 आ गया। अब एक वेक्टर का नॉर्म अगर 0 है तो वेक्टर इटसेल्फ क्या बन जाता है, 0 वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ए माइनस लैम्डा आई स्टार एक्स क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये खोलेंगे तो हमारे पास क्या था, ए स्टार माइनस लैम्डा आई कॉन्जुगेट लैम्डा कॉन्जुगेट आई एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ए स्टार एक्स जो है किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स के बराबर आ जाएगा। तो देखो एक्स हमारा आइगन वेक्टर बन गया, किसका, ए स्टार का बन गया, और किसके कॉरस्पॉन्डिंग बना, आइगन वैल्यू लैम्डा कॉन्जुगेट के कॉरस्पॉन्डिंग बन। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट 1 यूज किया है। ठीक है, कि नॉर्मल मैट्रिक्स जो है वो लेंथ जो है ए एक्स की वो किसके बराबर होती है, ए स्टार एक्स की लेंथ के बराबर रहती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 4, इसमें बोला गया है आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर यू, एंड हमारे पास बीटा आइगन वैल्यू है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास है कि ए लैम्डा जो है ए यू जो है वो लैम्डा यू के बराबर है, ए
यू जो है वो लैम्डा यू के बराबर है और ए बी जो है वो बीटा वी के बराबर है। हमें क्या बताना है कि ये जो यू और बी है ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब आपके पास यू स्टार वी जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपके पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लेकर चलते हैं ए यू कॉमा वी लेकर चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स यू हो जाएगा, बी आ जाएगा इसका इनर प्रोडक्ट। अब अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें तो वो फर्स्ट कंपोनेंट में क्या होता है, लीनियर होता है, तो लैम्डा एज इट इज बाहर आ जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन करते हैं किस तरह से, जिसमें ए यू कॉमा बी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, यू कॉमा ए स्टार वी के बराबर हो जाता है। यू कॉमा ए स्टार वी के बराबर हो जाता है। ए जब सेकंड कंपोनेंट में जाएगा तो उसका क्या जाता है, स्टार जाता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जाता है। ठीक है, एडजॉइंट जाता है। ठीक है, तो यहां से आप बताओ यू और ए स्टार वी, हमने अभी अभी रिजल्ट देखा कि अगर बीटा जो है वो आइगन वैल्यू है ए की, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बी है, तो बीटा कॉन्जुगेट जो है वो आइगन वैल्यू बन जाएगी ए स्टार की और हमारा आइगन वेक्टर भी सेम रहेगा। इसका मतलब ए स्टार बी क्या आ रहा होगा हमारे पास, बीटा कॉन्जुगेट वी आएगा। ठीक बात है। सेकेंड कंपोनेंट में अगर हम इनर प्रोडक्ट की बात करें तो हम उसको लीनियर नहीं बोल सकते, वो क्या होता है, कॉन्जुगेट लीनियर होता है। मतलब कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका क्या बाहर आता है, कॉन्जुगेट बाहर आता है। तो यहाँ पर बीटा कॉन्जुगेट एक स्केलर है, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा, मतलब बीटा बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा यू वी किसके बराबर आ जाएगा, बीटा यू वी के बराबर आ जाएगा। मतलब आपके पास आ गया लैम्डा माइनस बी यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अब हमने बोला लैम्डा और बीटा तो क्या थे, लैम्डा और बीटा क्या थे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज थी, डिफरेंट आइगन वैल्यूज थी, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इनर प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज और एडजॉइंट यूज किया है। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो पिछली वीडियोज में हमने ऑर्थोगोनैलिटी को सिंपल बी स्टार से मल्टीप्लाई करके ऐसे करके भी सॉल्व किया है, तो आप वहां वो मेथड भी देख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि इनर प्रोडक्ट जब आप कर रहे हो तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बी स्टार ए यू के बराबर ही तो होगा ना। तो इस तरह हम इनर प्रोडक्ट ना यूज करके डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे कि भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी स्टार से। इस तरह हमने पिछली वीडियो में किया, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास रिजल्ट नंबर 5। इफ ए कम्यूट्स विद बी, ए हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स दी गई है और ऐसा बोला गया है कि ए जो है वो बी के साथ कम्यूट करता है, यानी ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। तो नॉर्मल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि जिसके साथ ए कम्यूट करेगा ए स्टार भी उसके साथ कम्यूट करता है, यानी ए स्टार बी बी ए स्टार के बराबर आ जाएगा। ए बी के साथ कम्यूट कर रहा था तो ए स्टार भी बी के साथ कम्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा रिजल्ट नंबर 6। यहाँ पर नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक नॉर्म की बात की गई है, नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की बात की गई है कि वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है फॉर नॉर्मल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये नॉर्म रिप्रेजेंट करता क्या है, जो हमारा क्वाड्रेटिक नॉर्म है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मैट्रिक्स जो है वो यूनिट वेक्टर को मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकती है। ये मैट्रिक्स यूनिट वेक्टर को मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकती है, वो उसका अंदाजा हमें हमारा इस नॉर्म से लग जाता है। नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो नॉर्म है वो बराबर आता है किसके, आइगन वैल्यूज की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें से जो मैक्सिमम है उसी के बराबर आता है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम नॉर्मल मैट्रिसेस की बात करें तो उनका जो मैक्सिमम स्ट्रेच होता है वो आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मैक्सिमम एब्सोल्यूट आइगन वैल्यू होगी। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है उसकी लेंथ में हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेच होगा। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये 0 4 0 0, क्या ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 0 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी आइगन वैल्यूज क्या, पहले तो 0 0 है, सही बात है, ओके ओके। तो अगर मैं 1 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैंने इस मैट्रिक्स को 0 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4 0 आ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है, अगर मैं इसका नॉर्म निकालूं तो क्या आएगा, 4 आएगा, सही बात है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक नॉर्म निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर को मैक्सिमम कितना स्ट्रेच कर सकती है। इसको तो इसने नहीं स्ट्रेच किया, लेकिन इसको तो किया, कितना स्ट्रेच किया, 4 लेंथ तक उसने स्ट्रेच किया है उसको। ठीक है, सही बात है। तो इसका जो हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉर्म क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का 4 आ जाएगा। लेकिन हमने देखा इसकी आइगन वैल्यूज तो 0 है, वो तो इसके बराबर नहीं है। लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों चीजें क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो इन जनरल ये ट्रू नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल मैट्रिक्स के केस में ये ट्रू होता है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेच है यूनिट वेक्टर का उसी डायरेक्शन, एक आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है, और वो आइगन वेक्टर जिस आइगन वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और वो हमने ऑब्जर्व किया कि वो मैक्सिमम आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वहीं पर मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि जो ए मैट्रिक्स है और ए स्टार मैट्रिक्स है उसका कर्नल सेम होगा। अब इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू नहीं होता है, दोनों मैट्रिक्स का कर्नल सेम नहीं होता है। बिकॉज अगर हम देखें ये वी है और यू है,
ए जो होगी प्री मल्टीप्लाई वन, जो लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन वाली ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स की सहायता से, तो ए हमारा क्या होगा, उसका जो कर्नल होगा वो इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, और ए स्टार का जो कर्नल होगा वो हमारा इस वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास ए नॉर्मल मैट्रिक्स दी गई है तो उस केस में इन दोनों का जो कर्नल होता है वो सेम होता है, एलिमेंट्स भी सेम आएंगे। कैसे आया, वही रिजल्ट वन, वापस से कहा जाओ रिजल्ट वन पर, कि मान लेते हैं अगर वी वेक्टर स्पेस हमारा कर्नल ऑफ ए में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए वी जीरो है, ए वी जीरो है मतलब नॉर्म ऑफ ए वी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर जीरो है तो उसका नॉर्म भी तो जीरो ही होगा ना। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट वन क्या कह रहा था कि ए स्टार वी का नॉर्म जो है वो भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब नॉर्म जीरो है मतलब वेक्टर जीरो है, ए स्टार वी जीरो है मतलब कि वी कहाँ चला गया, कर्नल ऑफ ए स्टार में चला गया। ठीक है, तो ए और ए स्टार दोनों क्या करते हैं, हमारे पास कर्नल शेयर करते हैं, सेम कर्नल होता है दोनों का। अगर कोई वेक्टर ए के कर्नल में है तो वो ए स्टार के कर्नल में भी होगा, और ए स्टार के कर्नल में है तो ए के कर्नल में जाएगा। सिमिलरली रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज स्पेस भी दोनों का क्या होता है, सेम होता है। रेंज स्पेस किसके बराबर होता है, कॉलम स्पेस के बराबर होता है। तो क्या हो गया, यहाँ से जो कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो भी कॉलम स्पेस ऑफ ए स्टार के बराबर आएगा। ये कैसे आया, तो हमारे पास इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट होता है कि जो कर्नल होता है किसी मैट्रिक्स ए का वो क्या होता है, वो रेंज स्पेस ऑफ, उल्टा बोल, जो रेंज ऑफ ए है वो क्या होता है, कर्नल ऑफ ए स्टार का क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। पर्प से हम बोलते हैं कि रेंज ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, कर्नल ऑफ ए स्टार का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी मैंने बताया कि ए अगर हम वी से यू ले रहे हैं तो रेंज ऑफ यू कहाँ होगा, रेंज ऑफ यू यहाँ होगा, और कर्नल ऑफ ए स्टार भी यहाँ होगा। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों सबस्पेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सिमिलरली ए स्टार की जगह अगर हम ए रख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि इसका जो पर्प है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेंज ऑफ ए स्टार के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि कर्नल ऑफ ए जो है वो कर्नल ऑफ ए स्टार के बराबर है, तो इनका पर्प भी बराबर होगा, इनका पर्प भी बराबर होगा तो रेंज ऑफ ए जो है वो रेंज ऑफ ए स्टार के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजल्ट नंबर 8, इसमें बोला गया है कि जो सिंगुलर वैल्यूज हैं मैट्रिक्स बी की वो इन जनरल हम कैसे डिफाइन करते हैं, बी से हमारे पास खाली पता नहीं चलता सिंगुलर वैल्यूज, हमें क्या निकालना पड़ता है, बी स्टार बी निकालना पड़ेगा पहले, और उसकी हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या बनता है, सिंगुलर वैल्यूज बनता है इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स बी के लिए। लेकिन अगर हमें बोला गया है कि हमारी मैट्रिक्स नॉर्मल है तो उस केस में जो सिंगुलर वैल्यूज हैं वो सिंपली क्या बन जाती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर बन जाती हैं। मतलब कि सपोज हमें दिया गया है एक मैट्रिक्स जो कि नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो नॉर्मल मैट्रिक्स है हम यही लेकर चल लेते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इसके आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 प्लस माइनस आई बटा, निकाल सकते हैं ए प्लस ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 करके आप निकाल लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि इसकी जो सिंगुलर वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब 1 प्लस आई का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड आर निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 √2 आ जाएगा, और 1 माइनस आई का निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसकी जो सिंगुलर वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, √2 आ जाएंगे। देखो कैसे हुआ ये, क्यों आया ये। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अपने रिजल्ट नंबर 2 के बारे में। वहां से हमें पता है कि जो नॉर्मल मैट्रिसेस होती है वो क्या होती है, यूनिटरी डायगोनलाइजेबल होती है। मतलब ए हमारा यू डी यू के बराबर, यू यूनिटरी मैट्रिक्स यू पी डी पी मतलब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्टार क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यू डी स्टार यू। ठीक बात है, उल्टा खुलेगा स्टार। अब हम निकालते हैं यहाँ से ए स्टार ए। ठीक है, ए स्टार ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यू डी स्टार यू स्टार यू डी यू स्टार। ठीक है, एसोसिएटिविटी यूज करेंगे तो यू हम बोल रहे हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यू स्टार यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो हमारे पास आ गया यू डी स्टार डी यू स्टार। ठीक है, ये हमारा ए स्टार ए के बराबर आ गया, यानी कि ए स्टार ए जो है वो सिमिलर हो रहा है किसके, डी स्टार डी मैट्रिक्स के सिमिलर हो रहा है और यूनिटरी के सिमिलर हो रहा है। तो इसकी आइगन वैल्यूज कहाँ से आ जाएंगी, ए स्टार ए की डी स्टार डी के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज बन जाएंगी। अब डी स्टार डी के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या बनेंगे, देखो डी मैट्रिक्स कैसी रहेगी, डायगोनल मैट्रिक्स रही होगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, जो कि ए की आइगन वैल्यूज है वो यहाँ पर रही होंगी। डी स्टार कैसे बना, डी स्टार बना इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि लैम्डा 1 कॉन्जुगेट लैम्डा 2 कॉन्जुगेट लैम्डा 3 कॉन्जुगेट, ऐसा एलिमेंट्स आ गए होंगे। जब हम डी स्टार डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी लैम्डा 1 कॉन्जुगेट लैम्डा 1, फिर लैम्डा 2 कॉन्जुगेट लैम्डा 2 लैम्डा 3 कॉन्जुगेट लैम्डा 3, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज बन जाएंगी। इसका मतलब हमारी ए स्टार ए की आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, लैम्डा आई कॉन्जुगेट लैम्डा आई आ रही है, जो इसके बराबर हो जाएगी मोड ऑफ लैम्डा आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और हमें क्या करना था, आइगन वैल्यूज निकालने के बाद स्क्वायर रूट करना था, तो स्क्वायर रूट जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोड ऑफ लैम्डा आई के बराबर ही आ गया। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो सिंगुलर वैल्यूज होती है नॉर्मल मैट्रिक्स के वो क्या हो जाते हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर आ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ नॉर्मल मैट्रिसेस की तरफ। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी हमें नॉर्मल मैट्रिक्स दी गई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के बारे में कि सम ऑफ टू नॉर्मल मैट्रिक्स कब नॉर्मल मैट्रिक्स बनेगा। तो हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है और एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है,
सफिशिएंट एंड नेसेसरी दोनों हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारा ए बी स्टार ए के बराबर है, यानी कि हमारा ए जो है वो बी स्टार के साथ कम्यूट कर रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्टार लगा दूं तो इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सही बात है। ओके, तो हमारे पास अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन के साथ हमारा ए प्लस बी जो है वो नॉर्मल बन जाएगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, ए प्लस बी का स्टार निकाला है, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स का स्टार किया और उसको मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स के साथ, मतलब जो स्टार है वो पहले रखा और यहाँ पर स्टार हमने बाद में रखा। इन दोनों से पहले से हमारे ये आया, दूसरे से हमारे पास ये आया। ए हमें नॉर्मल दी गई थी तो ये दोनों तो बराबर है, बी हमें नॉर्मल दी गई थी, ये दोनों भी बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों अगर बराबर हो गई तो नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल है तो ये दोनों मतलब बराबर रही होंगी, तो ये तो हमारी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमें सिर्फ इतना दिया गया है कि ए बी स्टार ए के बराबर है, या फिर हमें सिर्फ ये दिया गया है कि ए स्टार बी ए स्टार के बराबर है, तो उस परिस्थिति में भी हमारी मैट्रिक्स जो है वो नॉर्मल बन जाएंगी। क्या दिया गया है, ए बी स्टार जो है किसके बराबर दिया गया है, बी स्टार किसके बराबर दिया गया है, ए बी स्टार जो है वो बराबर दिया गया है बी स्टार ए के, ठीक है, ये दोनों बराबर दिए गए हैं। और ये दोनों बराबर कैसे बन जा रही हैं, कॉन्जुगेट करके, मैट्रिक्स बराबर है उनका, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी तो बराबर होगा। तो अगर हमें सिर्फ ये या सिर्फ ये दिया गया है तो उस कंडीशन में भी ए प्लस बी नॉर्मल बन जाता है। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन जरूरी नहीं है, मतलब अगर नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। तो ए प्लस बी के नॉर्मल होने के लिए हमारे पास कंडीशन आई, अगर सेटिस्फाई होगी तो नॉर्मल होगा, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर मैंने नॉर्मल मैट्रिक्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो नॉर्मल बना रहेगा, हाँ बिल्कुल। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मेलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्टार से मल्टीप्लाई, मतलब स्टार पहले रखा है और फिर स्टार बाद में रख के हमने चेक किया तो दोनों जगह से बराबर ही वैल्यू आ रही है, ए हमें नॉर्मल दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अगर हमें ए और बी नॉर्मल मैट्रिसेस दी गई हैं तो क्या ए भी नॉर्मल होगा, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि ए भी नॉर्मल तभी होगा जब वो क्या हो, कम्यूट कर रहे हैं, ए और बी आपस में क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हैं। अब हमने बोला कि ए नॉर्मल है, अगर ए नॉर्मल है और ए बी के साथ कम्यूट कर रहा है, तो अभी हमने ऊपर एक रिजल्ट देखा था कि अगर मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रही है तो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स नॉर्मल है तो उसका जो एडजॉइंट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो होगा वो भी उस मैट्रिक्स के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, यानी ए स्टार भी बी के साथ कम्यूट करेगा। सिमिलरली बी भी नॉर्मल दी गई है और बी ए के साथ कम्यूट कर रही है, तो बी स्टार भी ए के साथ कम्यूट करेगा। तो यहां से ही हमारे पास ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा जो ऊपर रिजल्ट था, और इनका यूज करके हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ए भी हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नॉर्मल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि जीरो मैट्रिक्स भी नॉर्मल है, और भी मैट्रिक्स जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो भी नॉर्मल होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इन्वर्टिबल हो। जीरो मैट्रिक्स भी इन्वर्टिबल नहीं है। तो नॉर्मल मैट्रिक्स इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि वो इन्वर्टिबल हो, लेकिन अगर वो इन्वर्टिबल है तो उस केस में जो उसका इनवर्स होगा वो भी हमारा क्या बन जाता है, नॉर्मल मैट्रिक्स बन जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है और जो इनवर्स है वो आपस में क्या किए जा सकते हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। मतलब कि आप ए स्टार का इनवर्स निकालो या फिर ए इनवर्स निकाल के स्टार कर दो, दोनों ही सेम मैट्रिक्स देंगे। तो अगर आप ये यूज करोगे तो आपका जो ए इनवर्स है वो भी नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि अगर हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स है और उसकी हमने कोई पॉजिटिव पावर ले ली है, यानी कि ए रेज टू पावर एन हमने कर दिया है, तो क्या वो नॉर्मल रहेगा, हाँ ये भी हमारा नॉर्मल रहेगा, नॉर्मेलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ए एन स्टार इंटू ए एन निकालोगे या फिर ए रेज टू पावर एन इंटू ए रेज टू पावर एन स्टार करोगे, दोनों हमारी सेम वैल्यू ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ए हमें नॉर्मल दिया गया है। ये क्या हो जाएगा, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार की पावर एन हो जाएगा, सही बात है, और ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एन। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार ए की पावर एन लिख सकते हैं, और ये ए नॉर्मल दिया गया तो ये ए स्टार की पावर एन हो जाएगा। इसको दोबारा खोलेंगे तो ये ए की पावर एन ए स्टार की पावर एन हो जाएगा, सही बात है। एक बात बताइए, ए बी की पावर एन को मैं ए की पावर एन और बी की पावर एन कब लिख सकती हूँ, क्या हमेशा लिख सकते हैं, बताइएगा सोचकर, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो नॉर्मल के यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।